नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज के इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के अध्याय केंद्रीय सत्ता के प्रति राजपूत शासकों की नीति प्रतिरोध के संदर्भ में प्रताप और मुगल साम्राज्य के बीच हुए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इसी शीर्षक के तहत जानकारी प्राप्त की थी। दोनों पक्षों के बीच हल्दी घाटी के युद्ध के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण हो चुका था, जहां एक तरफ हम देखते हैं महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं अकबर अपनी साम्राज्यवादी क्षुधा को शांत करने के लिए प्रताप के खिलाफ संघर्ष की तैयारी कर रहा था। इसके लिए अकबर ने प्रताप को बिना संघर्ष के ही अपनी अधीनता में लाने के लिए प्रयास किए, जिसके तहत अकबर ने जलाल खां, टोडरमल, राजा मान सिंह और भगवंत दास को समय समय पर शांति समझौते के लिए प्रताप के पास प्रस्ताव भिजवाए, लेकिन प्रताप ने उस स्वतंत्रता को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। चंद्रसेन की शक्ति को अंतिम रूप से पराजित करने के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजने का निश्चय दृढ़ कर लिया और अकबर ने कुंवर मान सिंह को एक शक्तिशाली सेना के साथ अजमेर से मेवाड़ की तरफ रवाना किया। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना हुआ और अजमेर से होता हुआ मांडलगढ़ पहुंचा और मांडलगढ़ में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बाद गिरवा की घाटियों की तरफ रवाना हुआ, जहां प्रताप पहले से ही अपने सैनिकों के साथ जा चुके थे और गिरवा की घाटियों से ही शत्रु का सामना करने हेतु मान सिंह भी गोगुंदा में डटकर आ खड़ा हुआ। जब प्रताप गोगुंदा से आगे बढ़े तो मान सिंह मांडलगढ़ से चलकर मोही गांव होते हुए उत्तर पूर्व की ओर गोगुंदा को जाने वाली हल्दी घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित खमनोर नामक गांव के पास पहुंचकर मोलेला में अपना पड़ाव डाल दिया। यह गांव बनास नदी के दूसरे किनारे पर गोगुंदा से लगभग 6-7 मील की दूरी पर स्थित था। इसी स्थान पर दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच संघर्ष हुआ। दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे की गतिविधियों पर नज़र जमाए हुए थे। 21 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसे इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। कर्नल टोड ने इसके लिए मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध लिखा है और बदायूं ने जो खुद इस
युद्ध में मौजूद था ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। वास्तव में यह युद्ध हल्दी घाटी के मुहाने के बाहर की घाटी से लेकर खमनोर गांव के बीच वर्ती क्षेत्रों में लड़ा गया था। प्रताप के प्रारंभिक प्रहार जबरदस्त थे और मुगलों की अग्रिम पंक्तियां एकदम लड़खड़ा गई और उबड़ खाबड़ भूमि पर मिलकर वे एक मेक हो गई। धीरे धीरे प्रताप आगे की तरफ बढ़ते रहे और मुगल सेना लगातार पीछे हटती गई, जिससे उत्साहित होकर प्रताप ने मुगल सेना के केंद्रीय और दक्षिण पार्श्व भाग पर आक्रमण किया। उसका आक्रमण इतना भीषण था कि अधिकांश मुगल सैनिक दस्ते युद्ध से भागकर 10-12 मील पीछे हट गए और बनास नदी के तट पर एकत्रित होने लगे। प्रताप की विजय लगभग स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु उसी समय सैयदों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि भागती हुई मुगल सेना के पैर थम गए और वे पुनः लड़ने हेतु सामने आ गए। यह संघर्ष खूनी तलाई, जो कि बनास नदी के तट पर खमनोर और भागल गांव के मध्य में स्थित है, वहां हुआ। दोनों पक्षों के सैनिकों ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया। प्रताप के सैनिकों की वीरता देखकर मुगल दंग रह गए। इसी अवसर पर राणा प्रताप और मान सिंह दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। प्रताप के वार को मान सिंह ने बचा लिया, परंतु मान सिंह के हाथी के दांतों में लगे हुए चाकुओं से प्रताप का घोड़ा घायल हो गया। यही एक दिलचस्प घटना का विवरण भी मिलता है। प्रताप को जब युद्ध क्षेत्र से हटाया गया, तभी उसके स्वामी भक्त झाला बीदा ने उनके सर से राजकीय छत्र खींचकर अपने मस्तक पर धारण किया और मानसिंह और मुगल सैनिकों के साथ संघर्ष करता रहा। प्रताप के युद्ध क्षेत्र से हटने के बाद भी वातावरण को उसने संघर्षरत बनाए रखा, परंतु शीघ्र ही दिन समाप्त होते होते बीदा जैसे ही युद्धस्थल में वीर गति को प्राप्त हुआ, वैसे ही राणा की बची हुई सेना गोगुंदा के पश्चिमी भाग में कोलियारी नामक गांव में पहुंच गई। परंतु विजयी मुगल सेना को इसके बाद भी भीलों ने बहुत परेशान किया। इस युद्ध में निजामुद्दीन के अनुसार मुगलों के 150 और प्रताप के 500 सैनिक मारे जाने का उल्लेख मिलता है। बदायूंनी, जो खुद इस युद्ध स्थल में मौजूद था, उसके अनुसार कुल 500 लोग मारे गए, जिसमें लगभग 120 मुसलमान थे। इसी प्रकार चारणों की रचनाओं में इसकी संख्या अधिक मिलती है, परंतु उसे स्वीकार संभवतः नहीं किया जा सकता है। इस युद्ध का निर्णय क्या रहा? हल्दी घाटी के युद्ध के निर्णय के बारे में विद्वानों में परस्पर मतभेद देखने को मिलते हैं। एक और राजस्थानी स्रोत राज प्रशस्ति, राजविलास और जगदीश मंदिर प्रशस्ति से स्पष्ट रूप से प्रताप को विजयी होने की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को निर्णायक रूप से विजयी बताया है, किंतु वास्तविकता यह थी कि सैनिक दृष्टि से हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की पराजय अवश्य संभवतः हो गई थी, लेकिन नैतिक दृष्टि से प्रताप की पराजय नहीं हुई, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर, जो मेवाड़ को अपने अधीन करने की चिर अभिलाषा रखता था, वह पूरी नहीं हो पाई।
मानसिंह की यह चढ़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्यों में ही असफल रही, क्योंकि इसका उद्देश्य राणा प्रताप को मारना या बंदी बनाना और मेवाड़ को अधीन करना था। इन तीनों ही दृष्टिकोण से मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई, अतः यह अवश्य ही मुगलों की नैतिक पराजय कही जा सकती है। वे सिसोदिया योद्धाओं से अत्यंत भयभीत हो चुके थे। इस तथ्य को बदायूं ने भी अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तवारीख में लिखता है। बदायूं स्वयं युद्ध क्षेत्र में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों के अतिरिक्त कुछ भारतीय इतिहासकार यद्यपि इस युद्ध में प्रताप की पराजय और प्रताप के युद्ध क्षेत्र से भागने की बात करते हैं, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है। वस्तुतः अकबर मानसिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का आदेश दिया था, परंतु मानसिंह इस आदेश का पालन करने में असफल रहा। युद्ध के मैदान में राजपूत सैनिकों की पराजय अवश्य हो गई थी, लेकिन उसी मैदान में अकबर का उद्देश्य ध्वस्त भी हो चुका था। इस युद्ध में प्रताप की पराजय के क्या कारण रहे? उन कारणों को जब हम देखते हैं तो वही जो राजपूती शासकों और हिंदू राजाओं की पराजय का जो कारण हम देखते हैं, वही कारण यहाँ भी विद्यमान थे। सबसे प्रमुख कारण प्रताप की पराजय का था प्रताप की परंपरागत युद्ध शैली। यदि प्रताप अपनी सेना को घाटी और दर्रे में बिखेर कर शत्रु सेना के आगमन की प्रतीक्षा करता, तो संभवतः वह शत्रु सेना को तंग घाटी में घेर कर परास्त कर सकता था। क्योंकि प्रताप के सैनिक पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के अभ्यस्त थे, परंतु प्रारंभिक दौर में सफलता के साथ वह सेना सहित सम्मुख युद्ध में कूद पड़े और सीधे युद्ध में मुगल सेना को जितना अनुभव था, उनकी तुलना में राजपूत और भील सैनिक काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हुए। इसी प्रकार हल्दी घाटी में प्रताप की हार का दूसरा कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में सेनापति के लिए जिस धैर्य और संयम की आवश्यकता और कुशलतापूर्वक सैन्य संचालन की योग्यता होनी चाहिए, संभवतः प्रताप इस स्तर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। तीसरा कारण प्रताप द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने की निश्चित योजना प्रताप ने नहीं बनाई थी। युद्ध के दौरान अपनी सेना के विभिन्न अंगों के मध्य आपसी समन्वय पर भी महाराणा प्रताप ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी 2 सशक्त सैनिक टुकड़ियों को एक साथ युद्ध में झोंककर मुगलों के अग्रिम दस्तों को तो खदेड़ दिया, परंतु भागते हुए मुगल सैनिकों का पीछा न कर पाने की वजह से मुगल पुनः संगठित होकर दोबारा आक्रमण हेतु आ गए। चौथा कारण प्रताप द्वारा अपनी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना था और निर्णायक दौर में सुरक्षित सैनिक दस्ता न रखना राजपूती व्यवस्था का एक बड़ी खामी देखने को शुरू से ही मिलती है। वह खामी प्रताप की भी रही। पांचवा बड़ा कारण जो कहा माना जा सकता है, वह था हाथियों को सेना में उपयोग करना। हल्दी घाटी जैसे उबड़ खाबड़ युद्ध स्थल में हाथियों को झोंकना ठीक नहीं था। अच्छा निशाना लगाने वाले घुड़सवार योद्धाओं के विरुद्ध हाथियों द्वारा आक्रमण करने की निसारता हल्दी घाटी के इस युद्ध में एक बार फिर प्रमाणित हो गई। जबकि मुगलों के पास उच्च कोटि के
अश्वारोही तीरंदाज मौजूद थे जो हाथियों पर आक्रमण करके हाथियों को इधर उधर भागने के लिए मजबूर कर देते थे और ऐसी स्थिति में हाथी अपनी सेनाओं का अधिक नुकसान करते थे। इसके साथ साथ राजपूती शासकों की व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन की भावना भी एक कारण कही जा सकती है। प्रताप ने भी अपने व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन पर ध्यान दिया, जबकि उन्हें अपने व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन के स्थान पर अपनी सैन्य व्यवस्था को पुनः जमाने का प्रयास करना चाहिए था, और यदि वो ऐसा कर पाते तो संभवतः हल्दी घाटी का परिणाम कुछ और होता। हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व और परिणाम जब हम देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है पानीपत, खानवा और अन्य किसी भी महत्वपूर्ण युद्ध की तुलना में हल्दी घाटी का युद्ध कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि इसमें बहुत कम सैनिकों ने भाग लिया और मरने वालों की संख्या भी लगभग 500 के आसपास रही। इन तथ्यों के उपरांत भी इतिहासकार इस युद्ध को भारतीय इतिहास में असाधारण महत्व देते हैं। संभवतः इसका मूल कारण यही था कि अकबर और मान सिंह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहे। अकबर जहां मान सिंह को प्रताप को बंदी बनाकर लाने और मौत के घाट उतारने का आदेश देकर भेजा गया था, परंतु मान सिंह अकबर को परास्त करने के उपरांत भी अकबर के आदेशों को पूरा नहीं कर पाया था। और बदायूनी भी लिखता है कि जून की भीषण गर्मी के कारण मुगल सैनिक इतने थक गए थे कि उनमें भागते हुए प्रताप के सैनिकों और भीलों का पीछा करने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। युद्ध के बाद स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण मुगल सेना को इतने अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा कि विवश होकर मानसिंह को गोगुंदा छोड़ना पड़ा। अकबर को हल्दी घाटी के परिणामों से संतोष नहीं हुआ और उसने आसफ खां और मान सिंह को एक लंबे समय के लिए दरबार में आने से वर्जित कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप यद्यपि पराजित हुए, परंतु उनकी शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सका। केवल उनको 500 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा और कुछ नैतिक और मानसिक आघात सहन ही करने पड़े। इस युद्ध के बाद मुगलों के प्रति प्रताप का रुख और अधिक कड़ा हो गया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष जारी रखने का प्रताप का दृढ़ और भी अधिक संकल्पित हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध राणा की 18 जून 1576 के पूर्व और उसके पश्चात की नीतियों और कार्यों को विभाजित करने वाली एक रेखा है। इस युद्ध में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात मुगल अधिकृत मेवाड़ को प्राप्त करने के कार्यक्रम को क्रियात्मक रूप प्रताप के द्वारा दिया गया। कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोग इसको हिंदू मुसलमान संघर्ष बताते हैं, परंतु इस प्रकार के कथन पूर्णतया बेबुनियाद है। हल्दी घाटी का युद्ध वास्तव में साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। इस युद्ध के पूर्व न तो प्रताप ने अकबर को चुनौती दी थी और न चित्तौड़ को पुनः हस्तगत करने की दिशा में कोई सक्रिय कदम उठाया था। फिर भी साम्राज्यवादी अकबर ने उस पर अपनी सर्वोच्चता आरोपित करने के लिए युद्ध छेड़ा। ऐसी स्थिति में प्रताप द्वारा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना अनिवार्य हो गया था। पराजय के उपरांत भी प्रताप की कीर्ति अत्यंत जाज्वल्यमान हो गई और हल्दी घाटी का क्षेत्र स्वाधीनता प्रेमियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अधिकांश मुगल अधिकृत मेवाड़ी क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध इत्यादि ऐसे ही संघर्ष थे
जो प्रताप की संघर्षशीलता और जीवटता को प्रदर्शित करते हैं। आज हम इस व्याख्यान में इतनी ही चर्चा करेंगे। शेष राजपूताना के शासकों के केंद्रीय शासकों के साथ संबंधों में सहयोगात्मक संबंध रखने वाले राजाओं में मानसिंह, रायसिंह, जसवंत सिंह इत्यादि की सेवाओं की चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।